हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सचिन कटारा, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो हम यहां पर अब डेरिवेशन की कक्षा का लेक्चर 2 देखेंगे कि आने वाले जो डेरिवेशंस हैं, हमने पहले वाले वीडियोस में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, उसके डेरिवेशन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली डेरिवेशंस का ही रिवीजन किया जाएगा। ऑल द रिवीजन फॉर ओनली डेरिवेशन। ठीक है, तो टर्म 2 के लिए बेसिकली तैयारी की जा रही है फिजिक्स के पेपर की, ओनली डेरिवेशन नॉट थ्योरेटिकल। और डेरिवेशन में क्या क्या होगा, डेरिवेशन में डायग्राम बनाना बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और जो मैथ्स होती है कैलकुलेशंस वगैरह, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो लास्ट खत्म किया था, उसके बाद हमारा आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलते हैं TIR। TIR, तो थोड़ा सा TIR के बारे में समझा देता हूं, देन हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का तरीका निकालेंगे। तो देखो यहां पर बच्चों कि हमने क्या कहा कि ये हमारे पास एक मीडियम है, दो मीडियम है, और ये मैंने कहा दिस वन इज आवर डेंसर मीडियम and this one is our rarer medium. If a light ray, as we know that if a light ray is coming from denser medium to rarer medium, this is incident angle I, and denser to rarer medium, so as we know that after refraction it is going away from the normal, it is like that, this is refraction angle R. अब अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं, देखो यहां पे ध्यान देना कि अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता हूं I, तो हम I डैश, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब अगर और हम बढ़ाते हैं, अगर मैंने और इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्शन रे है वो क्या होगी, अलोंग टू द सरफेस हो जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगी, 90 डिग्री बन जाएगा। इस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इज आर इंसिडेंट एंगल व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसके बाद अगर लाइट को एंगल बढ़ाता हूं, लाइट का एंगल क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, मतलब कि हमारे जो इंसिडेंट एंगल है I डबल डैश इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में क्या होगा, लाइट अगेन उसी मीडियम में लौट आएगी। क्या होगी? लौट आएगी, और सेम एंगल सस्टेन करेगी I डबल डैश। इसी मेथड को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, TIR की कंडीशंस क्या है, तो TIR की कंडीशंस ये है कि लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि रेयर से डेंसर में नहीं होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम में होगा। ठीक है, तो डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालें, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है। क्या है? μ2। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो बाय स्नेल्स लॉ फॉर क्रिटिकल एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, देखो, तो हम कह सकते हैं μ1 sin IC इज अ क्रिटिकल एंगल। याद रखना बच्चों, IC इज अ क्रिटिकल एंगल। तो μ1 sin IC इज इक्वल्स टू μ2 sin, और ये रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मींस हम क्या लिखेंगे कि IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स μ2 बाय μ1। ठीक है, इसको चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय μ1 बाय μ2, और μ1 बाय μ2 को जनरली लिख लिया जाता है क्या,
दिस इज 1 बाय म्यू रिलेटिव, मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो अगर यहां पे मैं कहूं एयर है, क्या, अगर मैं मान लेता हूं यहां पे एयर है और यहां पर वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पे म्यू1 हो जाएगा म्यू और म्यू2 हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे IC क्या होगा, दिस इज आर क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के बारे में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक, और जरूरी भी है करना। देखो बच्चों, आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोग मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी सफलता आपको मिलेगी ही। ऐसा नहीं है कि कोई काम आप करो और उसकी सफलता ना मिले। तो आप काम करोगे, प्रिपरेशन करोगे और आपके रिवाइज करोगे तो आपको मेहनत की सफलता कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेगी ही। जैसे कि आज काफी लेट हो चुका है, करीब 1:30 बज चुकी है ना, तो 1:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे भी कभी ना कभी इसका सफलता मिली जाएगी, मुझे पता है। और नहीं भी मिलेगी तो कोई के काम आएगा ही, पर कभी ना कभी मुझे पता है कि मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो भाई, चैनल मत छोड़ो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो यही मिलेगी अपडेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद अगर बात करें तो क्रिटिकल एंगल के बाद हमारे पास क्या है, तो देखते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की कुछ एप्लीकेशंस होती है, लाइक मिराज हो गया, है ना, और डायमंड के अंदर शाइनिंग का रीजन भी क्रिटिकल TIR होता है ना। TIR के एप्लीकेशन, एक्चुअली क्रिटिकल एंगल नहीं, TIR के एप्लीकेशन मिराज और डायमंड के अंदर शाइनिंग या फिर ट्राइंगल होता है, उसमें भी TIR के कारण ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है, चलो बताता हूं मैं। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में, CBSE बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसे अच्छे से कर लेना, इस डेरिवेशन। ठीक है, तो यहां पे है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। ध्यान देना बच्चों, है ना, ध्यान देना। तो फर्स्ट हमारा केस है, इसमें ही केस है एक, मैं उसी को कराऊंगा क्योंकि ज्यादातर वही पूछा जाता है। अपोजिट इसका जो है वो आप लोग करिएगा ट्राई, है ना। तो फर्स्ट केस जो है वही है कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम rarer to denser। ठीक है, तो भाई साहब टर्म 2 की तैयारी जोर जोर से होनी चाहिए, जोरों तोरों से होनी चाहिए, क्योंकि फोड़ना है भाई, सारे एग्जाम हमें फोड़ने हैं, है ना। कोई भी एग्जाम रोकना नहीं चाहिए, जितने भी एग्जाम हमारी लाइफ में आएंगे सबके सब फोड़ने हैं, संकल्प ले लो बहुत तगड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या निकालना है हमें। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ऐसी कुछ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा म्यू है। क्या है, म्यू, बाहर ले लेता हूं, ये म्यू है, इज लाइक। ठीक, और यहां पे एयर है, दिस वन इज आवर एयर। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है एज वी नो। नाउ देयर इज अ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लाइट रे कुछ ऐसे आ रही है, वाह क्या लाइट रे है, ब्लैक कलर की लाइट रे। तो लाइट रे कुछ ऐसी आ रही है, तो हमें पता है ये जो होगा ये इस पे नॉर्मल होता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। सभी स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, याद रख लेना, दिमाग में घुसेड़ लेना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये रेयर से डेंसर में आ रही है, दैट मीन्स ये जो है ये झुकेगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। दैट मीन्स ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और कहीं ना कहीं मिलके क्या बनाएगी, इमेज को ड्रॉ करेगी। क्या करेगी, इमेज को ड्रॉ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा है, ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, ये एंगल हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है, और ये अल्फा, ये मैंने मान लिया बीटा, एंड दिस वन एंगल इज गामा। मैंने अल्फा बीटा गामा माने, आप कुछ भी मान सकते हो।
पर ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये जो है ये थिकनेस एकदम थोड़ी सी बड़ी बनाई है, लेकिन पास में ही है ना, समझना है सर, पास में। और ये मैंने कहा दिस वन इज पी पॉइंट ये हमारे पास, ओ पॉइंट ये है, ओके ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखो, मैं ट्राइंगल्स की बात करता हूं, किसकी, ट्राइंगल की। तो मैंने बात करा इन ट्राइंगल या फॉर ट्राइंगल पीओसी, पीओसी है ना, पीओसी हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं क्या। पीओसी, ट्राइंगल पीओसी में अल्फा एंड बीटा हमारे इंटरनल एंगल है, और इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, तो एक्सटर्नल एंगल आई हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, किसकी, ट्राइंगल, और वी कैन से फॉर ट्राइंगल पीसीआई के लिए, तो ये क्या होगा, दिस इज अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू, सॉरी ये गामा था, अल्फा नहीं था सर, ये तो गामा था, ये अल्फा बीटा गामा है, ये गामा बना रहा है हम मामा, है ना, तो मामा नहीं बनना है, ये गामा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा सर आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। तो मतलब यहां से मैं अगर आर की वैल्यू निकालू तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा माइनस गामा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाता हूं, क्या स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा देखो, तो ध्यान देना, तो बाय स्नेल्स लॉ हम क्या लिखेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे कि म्यू, ये 1 है हमारे पास, या म्यू 1 ले लो यहाँ पे, है ना, ए की जगह कुछ मान लो, ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ये हमारा रेरर है ना, ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, ऐसा ले लो। तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। और जनरली हम रिफ्रैक्शन के केस में एंगल्स को क्या लेते हैं, स्मॉल, तो हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta is approximately equals to theta is approximately equals to tan theta। तो यहां पे क्या लिखेंगे, this one is mu 1 I is equals to mu 2 R। ठीक है, और I1 I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर देते हैं, तो हम बोल रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, तो mu 1 I की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू 2 आर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन के कारण हम देखते हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं, तो यहां पे देखते हैं, तो इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं 3। सो फ्रॉम 3 मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिख सकता हूं इसे कि म्यू 1 tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्योंकि जनरली जो एंगल्स लिए हैं वो तो क्या है हमारे पास, स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल है, तो थीटा को tan थीटा भी लिख सकता हूं और sin थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू म्यू 2 tan बीटा माइनस ऑफ tan गामा। अब ऐसा क्यों किया उसको भी देख लेना, तो ये मैं बना देता हूं, ओके ठीक है। अब यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इज लाइक म्यू 1 tan अल्फा की बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास tan अल्फा, तो tan अल्फा में अगर लिखना चाहूं तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, तो PO अपॉन, इसको चाहे तो U बोल सकते हैं, ये U होता है, ये हमारा क्या होता है, ये V होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा R होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो म्यू 1 tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो PO अपॉन, और ये O 2 ले लिया हमने, तो इसे O ही ले लो, ठीक है, सॉरी इसको O की जगह X ले लो, X, ठीक है, तो ये X हो गया, तो PX, क्योंकि ट्राइंगल इसको चेंज करेंगे तो फिर ट्राइंगल को चेंज करना पड़ेगा, तो X कर देते, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, PX अपॉन OX प्लस tan बीटा के लिए ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा PXC की बात करो तो PXC में क्या हो जाएगा, तो अगेन PX अपॉन XC इज इक्वल्स टू म्यू 2
टेन बीटा अगेन वही px अपॉन xc एंड माइनस ऑफ टेन गामा के लिए क्या लिखूंगा, तो टेन गामा के लिए हमें दिख रहा है माइनस px अपॉन दिस xi, ठीक है। px कैंसिल हो गया। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं, तो म्यू1 ox की बात करें तो ये माइनस यू हो जाएगा, तो दिस इज माइनस यू प्लस xc क्या है, r है, तो दिस वन इज 1/r इज इक्वल्स टू म्यू2 1/r माइनस ऑफ xt की xi की बात करें तो v है, दिस इज 1/, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, म्यू1 अपॉन माइनस यू एंड v को मैं इधर लेके आऊं तो प्लस म्यू2 अपॉन v इज इक्वल्स टू म्यू2, और अगर मैं r को इधर लेके जाता हूं म्यू1 बाय r को, तो r कॉमन ले लिया हमने, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r क्या आएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो म्यू1 बाय माइनस यू प्लस म्यू2 बाय v इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r। तो यही हमारा क्या होता है, यही होता है फॉर्मूला फॉर अ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूं आपको, जैसे कि u कहां पे लाई कर रहा था, म्यू1 में, तो म्यू1 अपॉन u प्लस v हमारा कहां लाई कर रहा है, म्यू2 में, तो म्यू2 अपॉन v इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब कि बोर्ड ने या सीबीएसई ने या फिर जो भी है ना, टर्म 2 वालों ने कई बार ये चीज पूछी हुई है, तो चांसेस बढ़ते हैं इसको आने के, ठीक है। कई बार अगर आप लोगों के स्कूल में भी एग्जाम हुए होंगे तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन दिया ही होगा, ठीक है। तो लाओ अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये बाय अ स्फेरिकल सरफेस था, है ना, और रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है रे, ना कि डेंसर से रेरर, ठीक। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस हुआ खत्म, इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हमारे पास आई थिंक लेंस फॉर्मूला, एक मिनट, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इज लाइक हमारी आंखों में कोई भी दिक्कत आती है तो जो हमारा डॉक्टर है वो बताता है कि इतने फोकल लेंथ का आपको चश्मा लगेगा, तो उसको पता कैसे लगेगा भाई, तो भाई उसके पास मशीन है, वो देखेगा कि इतनी डिस्टेंस पर आपको दिख नहीं रहा है, तो इतने डिस्टेंस का हम फोकल लेंथ का चश्मा लगा देंगे। अब वो फोकल लेंथ डिसाइड कैसे होती है, तो ये फॉर्मूला है जिसके कारण कोई लेंस बनाया जाता है इतनी फोकल लेंथ का, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसलिए नाम इसका लेंस मेकर रखा है ना, लेंस लेकर नहीं रखा, मेकर, लेंस मेकर, ठीक है। अब क्या है फॉर्मूला, तो देखते हैं। तो यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए दो स्फेरिकल सरफेस होती है हमारे पास, ये एक है और एक ये है। मैंने कहा इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है पैरेलल। कैसी आ रही है, पैरेलल। तो हमें पता है जो पैरेलल लाइट रेज आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे मिलती है भाई, फोकल लेंथ पे। कहां पे मिलती है, तो फाइनल इमेज जो भी बनेगा वो फोकल लेंथ पे बनेगा आई, एंड ये एफ भी होगा, एफ इज इक्वल्स टू यू, सॉरी वी, एफ इज इक्वल्स टू वी होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पे तो है एयर, दिस वन इज आवर एयर, और यहां पर है रिफ्रैक्टिंग ये म्यू, और इसके लिए एयर बोल देता हूं, अगेन एयर। तो क्या हो रहा होगा, देखो अगर कंडीशन की बात करें तो लाइट रेज आ रही है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इमेज बन रहा होगा। अब वो जो इमेज बनेगा वो इस दूसरी वाली सरफेस के लिए, सेकंड वाली सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, और फिर एक और इमेज बनाएगा,
वो हमारी फाइनल इमेज होगी। और फाइनल इमेज कहां मिल रही है? इट इज इन फोकस। कहां पे? फोकल पॉइंट पर। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं यहां पर दो रिफ्रैक्शन हो रहे होंगे बाय स्फेरिकल सरफेस। तो बस यही कहानी है। तो हमने कहा ये हमारी फर्स्ट सरफेस है और ये हमारी क्या है? सेकंड सरफेस है। दिस वन इज सेकंड सरफेस। सो मैं क्या कहूंगा? रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन क्या हो रहा होगा? तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला तरीका कि म्यू वन को हम ले लेंगे क्योंकि एयर से आ रहा है तो 1 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे या तो म्यू1 भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो म्यू1 लिखना चाहो तो म्यू1 लिख लो, और म्यू2 लिखना चाहो तो म्यू1 म्यू2 ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये म्यू1 म्यू2 और ये भी अगेन म्यू1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? दिस इज माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन v1। अब v1 क्या है? फर्स्ट इमेज जहां बन रहा होगा, ये फाइनल इमेज है, मैं ये फर्स्ट इमेज की बात कर रहा हूं इस स्फेरिकल सरफेस से, इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। अब यहां पे देख सकते हैं u क्या है? प्लेन। जो हमारा ये u है वो पैरेलल रेज है। अब पैरेलल रेज कहां से आती है? इनफाइनाइट से। तो ये u क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं u इज इनफाइनाइट, दैट मींस ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। तो यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v1 जो आएगा बेसिकली वो आएगा म्यू2 r1, क्योंकि ये 1 है ना। तो r1 अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकंड सरफेस की बात करें तो मैं यहां पे कहूंगा फॉर सेकंड सरफेस और फॉर सेकंड स्फेरिकल सरफेस, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? तो v1 जो होगा एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, और ये किस में है? u2 में है, म्यू2 में। तो यहां पे क्या लिखूंगा? म्यू2 अपॉन v1 माइनस का प्लस म्यू1 अपॉन फाइनल v इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा? म्यू2 म्यू1 की जगह आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r2। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? v1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में पुट करते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज माइनस म्यू2 अपॉन v1 की वैल्यू क्या है? म्यू2 r1 अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1 प्लस म्यू1 बाय v इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r2। ओके, म्यू2 कैंसिल हो गया। इस पूरे पोर्शन को मैं उस तरफ भेज रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा म्यू1 बाय v इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r2 एंड दिस वन इज प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r, ऐसा कुछ। ओके, अब क्या करें? तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको म्यू2 माइनस म्यू1 कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस वन इज म्यू1 बाय v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r2 प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस वन इज म्यू1 बाय v इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू2 माइनस म्यू1 एंड दिस वन इज 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहां पर इस चीज को रफ कर देता हूं, है ना। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। अब अगर इसकी कहानी देखते हैं तो इसके बाद क्या लिखेंगे? तो इसके बाद हम लिखेंगे सर कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय v इज इक्वल्स टू, म्यू1 को नीचे दे रहे हैं, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ओके, और फाइनली जो v था वो किसके इक्वल था? f के। v किसके था? f के, क्योंकि फाइनली जो इमेज बन रहा था वो किस पे बन रहा था? फोकल लेंथ।
तो v को लिख सकता हूं मैं f, तो दिस इज 1/f इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 एंड दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे क्या कहेंगे हम? लेंस मेकर फॉर्मूला। सो इट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? लेंसेज बनाते हैं। किस फोकल लेंथ का हमें चाहिए वो चीज, ठीक है। तो ये μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अंडर रूट ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस μ2 बाई μ1 को कभी म्यू रिलेटिव भी बोल दिया जाता है, तो म्यू रिलेटिव माइनस 1, या फिर μ1 को यहाँ पे एयर बोल देते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लास बोल देते हैं जिसका 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 हो जाता है, और r1 r2। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस टाइप का ये कुछ है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो r1 होगा इसको पॉजिटिव लिया जाएगा और r2 जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। अगर कॉन्केव लेंस होता तो r1 को नेगेटिव लिया जाता और r2 को पॉजिटिव लिया जाता जनरली, ठीक है। जनरली, हमेशा नहीं, जनरली, क्योंकि हमारा कन्वेंशन ऐसा ही है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा यार, कोई ज्यादा कठिन थोड़ी ना है, और कठिन भी है तो क्या करें, हैं? करना तो पड़ेगा, जरूरी है भाई, करना पड़ेगा। ये जिंदगी की रफ्तार है, रफ्तार में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर रफ्तार में नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, और पीछे रह गए तो फिर जिंदगी समझाएगी, और जिंदगी जब समझाती है तो दर्द बहुत देती है ना भाई। तो याद रखना, देखो खुद समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिंदगी जब समझाएगी तो बहुत दर्द देगी, और वो दर्द अच्छे लोग सहन नहीं कर पाते, ठीक है। जो कर पाता है वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, ठीक है। अब नाउ इसके बाद है हमारे पास बहुत ही शानदार लेंस फॉर्मूला। क्या? लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला की यहां पे चर्चा करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला, अब लेंस फॉर्मूला यार मैं ना देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखूंगा। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉनकेव के लिए आप लोग खुद लिख लीजिएगा, है ना। समझा दूंगा कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा, बाकी आप खुद बनाइएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल, है ना। सिंपल नहीं, सिंपल एकदम। नाउ कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें हम, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है सर। ये हमारा हो गया भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर मैंने कहा दिस इज आर व्हाट सर? ऑब्जेक्ट। ए भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास होगी कहां से? फोकल पॉइंट से। कहां से? फोकल पॉइंट से। और एक रेज जो कि पोल से निकल रही है वो विदाउट एनी डिफ्रैक्शन निकल जाएगी, ऐसे कुछ, और ये तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, है ना। तो यहां कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा कुछ इमेज बनेगा, ये हमारा इमेज, फाइनल इमेज, ठीक है। तो ये हमारा इमेज होगा साइज। तो साइज ऑफ इमेज तो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, मतलब कि ये जो होगा ये ए डैश एंड दिस वन इज बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा होगा? वो f और 2f के बीच में रखा होगा, क्योंकि f और 2f के बीच में रखा होगा तभी 2f के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं ना, लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग में मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको बोल देता हूं मैं P Q, ये F है, ये A है, ये ठीक है, बाकी तो और कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसको हम बोलते हैं जनरली U, चर्चा का विषय ये है, और ये है हमारे पास V, और ये है हमारे पास F। अब हमें इन तीनों में ही रिलेशन निकालना है। सबसे जरूरी क्या है? ये डायग्राम बनाना ही बहुत जरूरी है। डायग्राम बना दिया 50% काम हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना, अब तो बस मैथ्स लगानी है, ठीक है। तो डायग्राम के बाद क्या करेंगे? तो मैं बोल सकता हूं क्या बच्चों कि हियर ट्राइंगल ABQ एंड A dash B dash, triangle A dash B dash Q are similar, are similar। क्यों सर ऐसे कैसे बोल दिया है?
हम तो नहीं मान रहे, आ जाओ। हम कह सकते हैं ये एंगल दोनों के इक्वल रहेंगे, ए बी क्यू और ए डैश बी डैश क्यू की बात करो तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये 90 है, ये भी 90 है। तो किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं दे आर बोथ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं उनकी जो लेंथ का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए डैश क्यू। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली ट्राइंगल, दो और ट्राइंगल हैं जो सिमिलर हैं, विच इज, अगर मैं बात करता हूं पी क्यू एफ, किसकी, पी क्यू एफ की और ए डैश बी डैश एफ की, ए डैश बी डैश एफ की। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों एंगल सेम है, ये 90 ये 90, दो एंगल किसी ट्राइंगल के सेम है तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सिमिलरली पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश आर सिमिलर। क्या होंगे भाई, आर सिमिलर। तो इस केस में क्या लिखूंगा, तो इस केस में लिख दूंगा पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह सकता हूं कि PQ जो है वो AB के इक्वल है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो हम क्या कहेंगे PQ इज इक्वल टू AB। यहां पे लिख रहा हूं चाहे तो PQ इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो इस PQ को मैं AB के इक्वल लिख रहा हूं, तो आफ्टर दैट इसके बाद क्या लिखूंगा, तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू QF अपॉन A डैश F। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये A डैश है, दिस इज A डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशन। अब इन दोनों को रिजॉल्व करके हम जो हमारा लेंस फॉर्मूला है उसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लिख लो ये चीज। अब देखो इसके बाद क्या होगा, तो मैं यहां पे बता देता हूं, इज लाइक फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू अपॉन ए डैश क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ए डैश क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन ए डैश एफ। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वैल्यूज में क्या है, ए क्यू क्या है, यू के बराबर है और ये पीछे की तरफ है तो माइनस यू हो जाएगा, दिस वन इज माइनस यू। ए डैश क्यू सर वी है, क्या है वी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू क्यू एफ की बात करें, दिस इज क्यू एफ विच इज इक्वल्स टू एफ, तो दिस वन इज एफ अपॉन ए डैश एफ। ओ हो, ए डैश एफ क्या है, तो ए डैश एफ इज बेसिकली वी माइनस एफ, वी हमारे पास माइनस एफ, तो ये आ जाएगा ए डैश एफ। तो हम यहां पे लिखेंगे ए डैश एफ इज इक्वल्स टू वी माइनस एफ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यूवी प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बाय डिवाइडेड बाय वी यू एफ, क्या हो जाएगा वी यू एफ। तो वी यू एफ से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, देखो यूवी कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बाय एफ बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा, दिस वन इज 1 बाय वी इज इक्वल्स टू दिस इज 1 बाय यू, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, और यही फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। इसकी ही हेल्प से इमेज फॉर्मेशन बनाया जाता है किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, या चाहे वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो या फिर इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई से भी टाइप की लेंसेज हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, दिस इज लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ओके, तो आना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद है मैग्निफिकेशन।
व्हाट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मैं इसी में समझा देता हूं आपको, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होगा, मैग्निफिकेशन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि बार बार क्या बनाना, टाइम तो वैसे ही कम है सर, सर के पास भी कमी है ना, 2 बजे 2 क्या ज्यादा अच्छा हो रही तेरी 2:15 होने वाली है ना, 2:15 होने वाली है, सर के पास टाइम कम है, सर को भी सोना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज। So as we know that magnification is what, height of image upon height of object। तो हम क्या कहेंगे, magnification of lens m is equals to height of image upon height of object, ठीक है, this is equation 1। अब मैं बात करता हूं in triangle here, from here triangle ABQ and triangle A'-B'-Q are similar, ये तो पहले ही बता दिए, this is similar, तो वही पहले की तरह ही है ना, कुछ अलग कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिमिलर, तो सिमिलर है तो हम लेंथ का रेशियो इक्वल कर सकते हैं, तो हमने कहा A'-B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू A'-Q अपॉन AQ। अब सर बोलोगे पहले तो आपने AB अपॉन A'-B' किया था, तो भाई उधर पहले AQ अपॉन A'-Q किया था, तो अपन ने उल्टा कर दिया, तो वही हो गया बात, ठीक है। अब देखो A'-B', तो A' क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब माइनस ऑफ HI आएगा, तो दिस वन इज माइनस ऑफ HI। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये प्लस होगा H0 इज इक्वल्स टू A'-Q क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मींस V, तो दिस वन इज V। और AQ क्या है, AQ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज माइनस U, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारा HI/H0 जो है वो V/U के इक्वल है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/H0, तो इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो बाय 1 and 2 हम क्या कहेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगा V/U के बराबर, किसके, V/U के बराबर, एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर अ लेंस, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लेंस के भी सारे खत्म हो चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रिज्म की ओर, ठीक है। तो अब ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, बाकी जो नया टॉपिक आएगा, नया लेक्चर आएगा, वो नया टॉपिक जो होगा वो नए लेक्चर में करते जाएगा। अब यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक जरूर कर देना, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत से लाइक वगैरह तो कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, फैमिली का मेंबर बनो, है ना। ऐसा क्या बात है जो फैमिली जुड़ नहीं रही है, तो जोड़ो, ठीक है, मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।